राजधानी में चर्च के आड़ में एक पास्टर के द्वारा एक युवती का रेप करने का मामला सामने आया है। दरअसल में कचना निवासी एक युवती है जिनका एक चर्च में, जिनके यहाँ हाउस चर्च लगता था कचना में, लेकिन ये जो युवती अपनी दुख और पीड़ा को लेकर के चर्च में पास्टर के पास प्रार्थना कराने के लिए लेकर जाती थी, तो उस वक्त इनके जो मौके का फ़ायदा उठा करके, चूँकि यह व्यक्ति पीड़ित है और ये अकेली रहती है, अपने परिवार से पीड़ित रहते हैं, इस वजह से इनके मौके का फ़ायदा उठा करके और अकेले जान करके वो जो पास्टर है, बताया जा रहा है जिनका नाम हिमांशु, जो महावीर नगर का रहने वाला व्यक्ति है, और वो पास्टर के आड़ में ये जो युवती के बारे में सारा सब कुछ जानने के बाद उनके साथ शोषण करने का मामला सामने आया है। उनके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाया गया, कई जगह उनको बुलाया भी गया और उन जगहों पर ले जाकर के इनके साथ कई ऐसे अनाचार की घटना को अंजाम उनके द्वारा दी गई है और इसमें गर्भपात कराए जाने की भी बात सामने आ रही है। और इस मामले को लेकर के कई जगह पे उनके द्वारा दबाव भी डाला गया है और कई बार ऐसा ही इनको ऊपर यह दबाव डाली गई कि इनसे अवैध उगाही करने की भी बात सामने आई। तो सीधा हमारे साथ इन्हीं सब मामलों पे बात करने के लिए जो पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। मैं कचरा में ही रह रही थी, जहाँ उनका मीटिंग लगता है वहाँ मेरा घर था। तो ये इनसे मुलाकात मेरा हुआ था, मेरी सास के घर में ये मीटिंग लगाया था, कॉटेज मीटिंग। तो मेरी सास मुझे बुलाई। कौन लगाया था, उनका नाम क्या है और उनके साथ आपका संबंध कैसे बना, संपर्क में आप उनके कैसे आई? हिमांशु सागर में मेरी सास के घर में चर्च मीटिंग लगाया था। तो मेरी सास ने बताया था कि ये जुलाई 2024 का घटना है सर, मीटिंग लगाया करता था। तो वहाँ मेरा मुलाकात उनसे हुआ था। फिर इसने कहीं से मेरा नंबर लिया, फिर मुझे कॉल पर पूछने लगा कि आपके पति पत्नी के बीच में क्या वाद विवाद है, क्या नहीं है। इस सारी चीज़ को पूछने के बहाने ये बार बार फ़ोन करते थे और बोलते थे कि हमारे यहाँ दामनी राव के यहाँ चर्च लगता है, आप वहाँ मीटिंग अटेंड करिए, वहाँ आइए करके वहाँ बुलाता था वो। तो जब मैं वहाँ चर्च में गई, फिर कभी कभार जाती थी तो लेट हो जाता था, फिर बोलते थे, दबाव डालते थे कि आप चर्च नहीं आओगे तो कैसे आपका परेशानी हल होगा करके ये बार बार बुलाते थे वहाँ चर्च में। आप चर्च कैसे जाती थी, कब से जाने लगी और क्यों जाती थी आप? चर्च के पीछे कहानी क्या है? पहले जब ये मुझे चर्च में बुलाते थे ना सर, तो उस समय मेरी सास भी संगति करती थी उनके चर्च में। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ संगति करना बंद कर दिया। तो अब मेरी सास ने परिचित करवाया था दामनी राव से, इन सभी से, तो उनसे परिचित हो गई थी। तो जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी से घर आती थी, फिर उसके बाद मैं वहाँ चर्च में चले जाती थी। तो चर्च में आप जुड़ाव हुई, कैसे हुआ, क्या पारिवारिक स्थिति, जैसे आपने हमको कुछ देर पहले बताया कि आपके साथ कुछ परिवार में संबंध आपके ठीक नहीं थे, आपके पति के साथ वो झगड़ा लड़ाई करते थे, क्या वाक़या हुआ करते थे, फिर आप चर्च में जाके जुड़िए? मेरे हस्बैंड के साथ में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता था सर, छोटे छोटे घरेलू बातें पे भी मारपीट, बहुत सारे टॉर्चर उसके थ्रू मैं सही थी। तो मेरी सास ने बोला था कि मेरे बेटा बहू का झगड़ा होता है, प्रार्थना करने के लिए सारी जानकारी उसको दी थी। और मैं अपने पति के खिलाफ़ कभी कुछ एक्शन तो नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं थे। यदि मैं एक्शन भी लेती तो कहाँ जाती मैं। मेरे हस्बैंड का है और मेरा शादी को हम लोग को 11-12 साल हो गया, तब तक मैं उसका सह ही रही थी। कभी कहाँ से आप शादी होकर के आई? बालको कोरबा से। तो कितने आपके बाल बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं सर। चर्च में सीधे आप संपर्क हुआ, पास्टर से कितने समय बाद आप चर्च में जाने के बाद उनके संपर्क में आ पाए? जैसे कि वो मेरे को वाद विवाद को लेके चर्च में बुलाते थे, तब मैं जाना शुरू करी थी, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी में सर बिज़ी रहती थी। तो मेरे पास उतना समय नहीं रहता था कि मैं कहीं घर आके खाना बनाने के अलावा कहीं समय निकालूं। लेकिन वो बार बार मेरे को कॉल करके मैसेज करके बोलते थे कि आप चर्च क्यों नहीं आते हो, चर्च आया करो, आपके सास भी तो आती हैं करके। तो जब मैं जाना शुरू करी चर्च, फिर उसके बाद में जैसे वो बातचीत करने लगा मेरा नंबर लेके, तो ये मिलने के लिए गेस्ट हाउस है वहाँ, आप बस चल लो, एक बार मिलना, लंच वंच करके आ जाएंगे, ऐसा बोल के वहाँ लेकर गए थे। कौन सा गेस्ट हाउस, कहाँ पर? ये रामकृष्ण हॉस्पिटल के सामने में है, कोरबा गेस्ट हाउस करके है, वहाँ बुलाए थे। फिर क्या वाक़या हुई थी? तो ऐसी बातचीत हुई कि कोई प्रार्थना हुआ था? वहाँ बातचीत करने के लिए बुलाए थे। पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड के साथ में क्या है, व्यवहार कैसा है, बहुत सारा अंदर की बातें भी वो एकदम पूछने लगे। फिर अपनी पत्नी के बारे में बताता था कि हम लोग का भी ऐसा चल रहा है, डाइवोर्स का चल रहा है। तो जब ये बातचीत की, उसके बाद में जब हाथ लगाने लगे तो मैं बोली भी कि नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा मत करो करके। तो फिर भी ये नहीं माने। तो वहाँ वो मेरे साथ में संबंध बनाए थे होटल में। फिर उसके बाद भी कुछ समय बाद फिर फ़ोन करके बुलाए
वहाँ जाने के लिए। तब फिर बोले कि उस दिन जो संबंध बना था आपके घर तक में चला जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। तो ऐसे बोल के वो धमकी देते थे कि वहाँ तक पहुँचा दूंगा, बात बता दूंगा करके। तो आपको ब्लैकमेलिंग को बार बार करते थे, इसके आड़ में आपके साथ किस तरह कितने सालों तक इस तरह से अवैध संबंध वो उनके द्वारा बनाया जाता रहा? ये साल भर तक में मेरे साथ में ऐसे ही संबंध बनाते थे, ब्लैकमेल करके, धमकी देके, क्योंकि उनके पता है कि जब मैं अपने हस्बैंड के खिलाफ़ आज तक एक्शन नहीं ली हूँ, मेरे फैमिली में कोई ना होने के कारण को उनके खिलाफ़ यदि मेरे पति को ये सब भी चल देता है, जब मार खा खा के मैं अपने पति का सर उसके साथ में रह रही हूँ, तो इतना बड़ा कदम मैं कैसे उठा लेती। यदि मेरे घर में पता चलता कि मैं उसके पास्टर के साथ में वहाँ गई थी करके, तो ना मैं इधर की रह पाती ना उधर की, कहाँ जाती फिर मैं। फिर क्या हुआ आपके साथ? ये जो घटना होने के बाद फिर आपने क्या किया और कैसे, क्या अभी तक इसको ये आप कदम उठा रही है? एक्चुअली सर फिर कुछ समय के बाद में जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, मैं गई थी अमर हॉस्पिटल। अब कहाँ पर है अमर हॉस्पिटल? नूरानी चौक के पास में है अमर हॉस्पिटल। वहाँ चेकअप करवाने के लिए गई थी, तो वहाँ पॉजिटिव करके आया था रिज़ल्ट, और वो स्लिप भी मैं लेके गई थी, उसको दिखाई कि प्रेग्नेंट हूँ करके। तब वो अपनी मम्मी को बताया ये सारा बात। कौन बताया? जो हिमांशु सागर है, अपनी मम्मी को बताया कि श्वेता प्रेग्नेंट है। फिर उसकी मम्मी मेरे साथ कॉल पे बार बार मेरे को बोलती रही, फिर नहीं मानने पर वो बोली कि नहीं, ये बच्चा पाप का बच्चा है, इसको जाके तुम साफ करवा दो, इसका वही इलाज है, ये आशीषित नहीं है, ऐसा करके बोलने लग गई। लेकिन क्या मैं आपके बेटे से बिना पूछे आई? आपका बेटा बुलाया तब तो मैं आपके घर में आई हूँ। क्या बिना बुलाए नहीं आऊंगी? ऐसा रहता तो फिर आपके बेटा ठीक है ना, तुम बोल भी सकती थी कि मेरे को नहीं आना करके, तुम्हारे ऊपर था। और याद अब पूरा भी बुलाते थे कुछ न कुछ काम से, आप भी तो बुलाते थे ना मेरे को। तो मैं क्या, मैं बुलाती थी तो क्या मैं तुमको फंसाने के लिए बुलाती थी क्या? आज कब बुलाई हूँ मैं? जब तुम गैस के लिए आई तब ये था भी नहीं, है ना? जब तो ये था भी नहीं, कहीं गया था तब फिर तुम गैस के लिए आई। और गैस के लिए बुलाए थे, प्याज लेने के लिए, घर शिफ्ट करना था, क्या कैसे तब आपको तो डर नहीं लगा? ठीक है ना, तो मैं हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मैं मिलने के नाम से तो तुमको कभी नहीं बुलाई भैया कि तुम मेरे मिलने के नाम से नहीं बुलाए थे। ठीक है, मिलने के नाम से आप मुझे नहीं बुलाए थे, ठीक है, लेकिन तब तो आप नहीं सोचे कि ठीक है मेरे बेटे का बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, कुछ गलत हो गया तो कैसे होगा? तुम जो भी हो, तुमको हम तुम जा करके करवाओ ना भाई, वो एक ऑप्शन है। तुम जा करके क्योंकि वो पाप का वो समझा जाएगा, है ना? वो आशीषित नहीं है, उसको साफ करवा लो तुम, बस, और कुछ नहीं, है ना? और मैं रख रही हूँ, मैं यहाँ हल्दी में आई हूँ, मेरे को बार बार फोन नहीं करना मैं। और इनके जो चर्च में है, जो गुड़ियारी में भी चर्च लगाते थे ना सर, और जो दामनी, इन सब का भी मेरे ऊपर दबाव आया कि तुम जाके बच्चा साफ़ करवा दो कि इनका चर्च और इनका नाम ना ख़राब हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब ये मेरे साथ में साल भर तक रिलेशन रखे, शारीरिक संबंध बनाए, प्रेग्नेंट तक कर दिया, तब इसको ये ख्याल नहीं आया कि ये बदनाम हो जाएगा। सब कुछ कराने के बाद भी इसको अपना बदनामी का सहन हुआ। तो क्यों आपके साथ क्या ऐसा तो नहीं है कि चर्च की आड़ में इस तरह से जो अबला नारी है, जो दुखी पीड़ित रहते हैं, उनको ही इस तरह के जाल में फंसाया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है इसके जाल में आप फंस गई हूँ? इसके जाल में ही मैं फंसी थी। इसलिए ये जो बातचीत करते थे सर, कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि नहीं, चल ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जब ये सब बात खुलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो मेरे साथ में ऐसी बर्ताव होगा इन लोग के द्वारा। आपके साथ पैसे की भी मांग की गई है? हाँ, उसी समय ये मेरे को दसवांश के रूप में 1,20,000 का पैसा मांगा था, जो मैंने अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बेची थी, उसका पैसा ये मुझसे मांगने लगे कि उसका तुम्हारा 1,10,000 का दसवांश बनता है करके। ये उनका मैसेज है इसमें। 1,20,000 रुपये का ये मेरे से डिमांड किए थे। दसवांश के नाम पे पैसा दो, और ये चर्च के लिए आप पैसा दो, ऐसे कितने बार आपसे इस तरह से? जब भी चर्च में कुछ भी जैसे होता था, प्रोग्राम वगैरह होता था, तब ये पैसा का डिमांड करते थे। और कुछ भी, ये तो हर महीने का जो दसवांश के रूप में, जैसे हमारा सैलरी है 20,000 है, तो उसका तुम 2,000 रुपये दसवांश निकालोगी, ये तो हर महीने का इनका चलता था। ऐसा तो नहीं कि दसवांश के आड़ में वो खुद अपना निजी लाभ लेने के लिए इस तरह से आपके पास पैसा उगाही किया करता? हाँ, क्योंकि उनका अदर कोई काम था नहीं।
और ये जो इनका जो भी घर है ये दशमांश के पैसे से ही चलता था। जैसे कि मैं अपना दशमांश निकालती थी और एक दो लोग और विश्वासी थे, उनको भी ये वैसे दशमांश के लिए बार बार डिमांड करता था कि आप लोग का इतना इतना दशमांश बनता है, आप इतना पैसा मुझे देना करके। उनके द्वारा जिस तरह से ये कृत्य किया गया है, आपके साथ आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके आपके साथ अवैध संबंध बनाया गया है। इस बीच में ये जो घटनाक्रम आपको चल रही है, आपके साथ वो ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, आपको कई बार धमकी चमकी भी उनके द्वारा लगाई गई है। किस तरह से क्या वाक़या अभी तक चल रहा है? अभी तक मैं ये सारा घटना को, जैसे उन लोग मेरे को ज़बरदस्ती गर्भपात करवाए थे, मेरे मना करने के बाद भी ये जो दामिनी है इनके घर पे चर्च लगता था। ये सारा जानकारी जब ये दामिनी को दिए तो ये अपने परिचित के डॉक्टर के पास अवंती विहार वहाँ लेके गए। वहाँ मैं मना भी करी कि मैं नहीं कराऊंगी अबॉर्शन करके। वहाँ से एडवानी के क्लिनिक में सोनोग्राफी के लिए भेजा गया। उसके बाद इन लोग मेरे नहीं मानने पे ज़बरदस्ती मेरे को दवाई खिलाए हैं चर्च में। कौन से चर्च में? जो दामिनी राव के घर में जो चर्च लगाता था वहाँ इन लोग ज़बरदस्ती दवाई खिलाए हैं। कोई डॉक्टर के पास भी ले गए तो कोई आपको इंजेक्शन भी लगाने वाले थे, ज़बरदस्ती करने वाले थे? किस तरह से क्या वाक़या हुई थी? ये जो अवंती विहार का डॉक्टर के पास में लेके गए थे सर, तो डॉक्टर बोला कि यदि मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा तो रात में आपको ब्लीडिंग होगा। मैं मना करी कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं संभाल पाऊंगी, ब्लीडिंग होगा तो मैं उसको क्या जवाबदारी दूंगी। तो दामिनी बोली कि नहीं लगा दो इंजेक्शन, कुछ नहीं होगा। फिर उसी समय में डॉक्टर दामिनी को टोका भी, यदि रात को कुछ होता है तो उसके पति को जानकारी नहीं रहेगी ये सबके, तो तू लेके आएगी क्या उसको हॉस्पिटल? हाँ, कैसे लगा दे बोल रही है तू बार बार करके। डॉक्टर उसका विरोध भी किया। फिर उसके बाद में इन लोग जब मैं मना करी तो सोनोग्राफी के लिए डॉक्टर भी लिखा था, एडवानी की क्लिनिक भेजा था। वहाँ से इन लोग तब बच्चा गिराने का प्लानिंग जमाए थे कि ऐसे नहीं मान रही है तो ज़बरदस्ती करेंगे करके। कितने महीने का बच्चा था आपके पेट में? कितने महीने का भ्रूण थी वो? ये सर 2.5 महीने का था। फिर क्या हुआ? 2.5 महीने जब मैं सोनोग्राफी करवा के उसके अगले ही दिन ही मीटिंग के लिए चर्च में गए थे। बोले थे कि वहाँ मीटिंग है करके बुलाए थे। तो मीटिंग में तो सर जाहिर सी बात है बाकी लोग भी आते हैं, ये ठीक है हम ही लोग रहते हैं। जाकर मैं देखी तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो इन लोग ज़बरदस्ती मेरे को हाथापाई भी किया, बहुत ज़्यादा मारा भी हिमांशु, और दवाई को रखा हुआ था उसी कंडीशन में मारपीट करके दोनों दवाई खिलाए हैं मेरे को। कौन कौन लोग थे? ये वहाँ पर दामिनी और हिमांशु थे और कोई नहीं था। हाँ, चर्च में हिमांशु और दामिनी ही थे जहाँ मेरे को दवाई खिलाया गया। और जब इन लोग हॉस्पिटल लेके गए थे तो दामिनी राव, हिमांशु सागर और उसकी माँ किरण बाला सागर तीनों मिलके डॉक्टर के पास लेके गए थे बच्चा गिराने के लिए। कौन से डॉक्टर के पास ले गए? ये गोपाल डॉक्टर है अवंती विहार का, उनके पास लेके गए थे। उनका छोटा सा क्लिनिक है वहाँ। तो क्या डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया आपको बच्चे गिराने संबंधी? हाँ, वो एक इंजेक्शन रखे हुए थे, मैं नहीं जानती वो कौन सा इंजेक्शन है। तो वहीं पर वो बोले थे कि इंजेक्शन को लगाऊंगा तो जो पानी वगैरह वो क्लीन हो जाएगा और तो रात में आपको ब्लीडिंग होगा, तब जाके कि अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को आप संभाल पाओगे। तो वहीं भी मैं बोली थी कि नहीं मैं नहीं संभाल पाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ जो ब्लीडिंग होगा उसमें मैं अपने पति से भी नहीं छुपा पाऊँगी। फिर क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि आप ये ब्लीडिंग हुआ और आपको ज़बरदस्ती दवाई खिलाए, फिर क्या हुआ आपके साथ में? अभी आप कहाँ रहते हो, कैसा है आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, क्या है? एक्चुअली सर इन लोग जब दवाई खिलाए मेरे को ज़बरदस्ती, उसके बाद जब मेरा दर्द चालू हुआ था उसी बीच में इन लोग दामिनी, उसका पति और हिमांशु सागर मिलके मेरे पति को कॉल करके बोला गया कि आपकी पत्नी हिमांशु की तरफ से प्रेग्नेंट है करके। और ये साफ साफ हिमांशु सागर ने मेरे को मैसेज में बोला भी है कि तुम्हारे वजह से ये सारा जानकारी तुम्हारा मेरा जो भी प्रेगनेंसी का है सबको पता चल गया, तो तुम्हारे घर वाले लोग को भी पता चलना चाहिए करके ये धमकी दिया था। और ये सारा जानकारी इन लोगों ने मिलकर मेरे पति को बताया। फिर क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति के साथ में मेरा वाद विवाद हुआ, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं तुमको नहीं रखूँगा, घर से निकल जाओ करके। तो अभी आप कहाँ हो? नहीं, मैं अलग ही रह रही हूँ सर, अकेले रह रही हूँ। आपके पति ने आपको घर से बाहर कर दिया? जी। मेन जड़ जो अवैध संबंध आपका बना, आपको बहला फुसला करके इस तरह से कृत्य किया गया, और तो क्या इसके लिए आपने थाने में कहीं शिकायत की है कि उनके साथ कार्रवाई हो? मैं थाना गई थी सर, खमाड़ी थाना, अपने सारे शिकायत को लेके। तो उन्होंने बोला कि ये घटना महावीर नगर जो वहाँ का है, टिकरापारा थाना में मेरे को भेजे। तो वहाँ जब मैं एफआईआर के लिए गई तो काफ़ी लेट से एफआईआर लिखे उन लोग मेरा, और एफआईआर लिखने के बाद में मैं सारा अपना शिकायत बताई हूँ, लेकिन एफआईआर में इन लोगों ने ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। और जो गर्भपात कराए हैं तीनों ने मिलकर, उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।
मैंने इसके विषय में एसपी को भी ये सारा अपना लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं आया है। इसमें पैसे लेन देन की भी बात कही गई है, आपके साथ मारपीट भी किया गया है, व्हाट्सएप चैटिंग है, तो और धाराएं इसमें जुड़नी चाहिए थी, वो क्यों अभी तक नहीं जुड़ पाई है? मुझे नहीं मालूम सर कि बस मेरी सारी शिकायतें, ये सारे जो भी मैसेज है गर्भपात के, इन लोगों ने मुझे दबाव डाला है, सारा मैंने पुलिस वाले लोग को बताया। उसके बावजूद भी इन लोग के लिए सिर्फ हिमांशु सागर को ही आरोपी बना के रख दिए। जो उनकी मम्मी है किरण बाला सागर, जो दामिनी राव, उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है। आपका बयान हुआ है? मेरा बयान हुआ है, मैंने बयान में भी ये सारा अपना बताया हुआ है। इस मामले को लेकर के पुलिस की भूमिका को अभी तक आप किस रूप में देखती हैं? क्या इसमें कार्रवाई आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? नहीं सर, ये मेरे फेवर में कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। हिमांशु सागर को गिरफ्तार किए, लेकिन वो कम से कम 20 दिन भी मुश्किल से जेल में नहीं रहा, वो जमानत पे छूट गया है। और जिन लोग गर्भपात करवाए हैं उनके खिलाफ कोई अभी तक एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। तो पुलिस वाले कर क्या रहे हैं मेरे फेवर में? क्या इसको लेकर के आप एसपी कार्यालय में भी आपने अपनी गुहार लगाई है? क्या हुआ अभी? एसपी ऑफिस में भी मैं ये सारे चीज़ को लेके अपना गुहार लगाई हूँ, लेकिन अभी मुझे कोई भी कार्यवाही नज़र नहीं आ रहा है इस पर। क्या चाहती हो कि ये जो आरोपी है और जो लोग हैं सह आरोपी, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? हिमांशु सागर और किरण बाला सागर, दामिनी राव, इन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे साथ में सब कुछ को दुष्कर्म किया है और सब कुछ करने के बाद मेरे घर तक तोड़वा दिए हैं। इनके ऊपर सर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इनके फैमिली वालों से भी मेरे को काफ़ी दबाव आया था। मैंने मदद मांगी थी इनके मामा किरण अंकल से, तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। और जो सुभाषनी नाथ करके हैं, इनकी मौसी हैं, सगी मौसी, उनसे भी मैंने मदद मांगा था ये सारे विषय में, लेकिन उन्होंने साफ एकदम धुतकार दिया। बोला कि हाथ गंदा हो गया तो काट के थोड़ी ना फेंक देंगे। उन लोग तो बोल रहे हैं ना तुमको अबॉर्शन के लिए तो जाके करवा लो, ऐसा उनका शब्द है, जबकि वो खुद एक पास्टर की वाइफ है। चर्च के आड़ में आपके साथ इस तरह से हो रहा है, ऐसे कई महिलाओं या कई ऐसी युवतियों के साथ इस तरह से कोई घटना तो नहीं किया गया होगा उनके साथ? इस तरह से जो बातें अभी आपके द्वारा बताई गई है कि हिमांशु पास्टर खुद आपके जैसे लोगों को भी अपने जाल में तो नहीं फंसाया है उसने, अभी तक क्या आपको पता चल पाया इस बारे में? सर वो जब मेरे साथ में ऐसा कर सकते हैं, आज जो चीज़ को मैं डर के, उसका दबाव को, उसका धमकी को मैं सह के अपने चुपचाप थी, आज वो तो मेरे पति को बता ही दिए, तो मैं अब किस चीज़ से डरूं करके मैं आज सामने आके उनका शिकायत करी हूँ। हो सकता है बाकी महिलाओं के साथ भी इसने ऐसा किया होगा, अपने फैमिली के डर से हो सकता है उन लोगों ने नहीं आके शिकायत लिखाया होगा। समझौता कर लो, इस तरह की कोई दबाव डाला गया? जब ये सारी घटना हो चुका सर और जेल से जब ये निकला था, तब इसने मेरे परिवार वालों को बोला था कि को बोलो केस वापस लेने के लिए, नहीं तो मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा डालूंगा। ऐसा सुनने में आया था कि ऐसा बोल के धमकी दे रहा है मेरे को करके। और कचरा में ही जब मैं आना जाना कर रही थी, वहाँ से भी मेरे को धमकी दिया गया, बोला गया कि तेरे को बहुत ज़्यादा केस करने का शौक़ है ना, केस को वापस ले ले, नहीं तो थाने जाने लायक नहीं रहेगी, ऐसा बोला गया उसके चर्च वालों ने, दामिनी राव और उनके साथ में पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी माया प्रकाश। ये लोग तो सब धमकी आपके दिए, तो क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कि इस तरह की केस वापस नहीं? जी, मैं ये जो धमकी उन लोग दिए हैं, इसका शिकायत मैं खमाड़ी थाना में आवेदन दे कर आई हूँ सर, लेकिन कोई भी इसमें भी एक्टिविटी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये कब हुआ ये धमकी की प्रकरण कब हुआ? ये सर 18 तारीख को है, धनतेरस के एक दिन पहले, और उसी दिन की घटना है। तो पुलिस वालों ने क्या कहा इस मामले में? उन्होंने आवेदन लिख दो, आवेदन लिख के दी और रख लिया, बस उसके आगे का कोई भी कार्यवाही नहीं की है। एक तरफ पुलिस यह कहती है कि महिलाओं के हित के लिए हमेशा सजग होकर के कार्य करेगी, तो अगर पुलिस इस तरह के काम नहीं कर रही तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्या पुलिस आरोपियों को संरक्षण देने का काम करती है? हाँ सर, पुलिस तो आरोपी को ही सुरक्षा दे रहा है, उसी को सपोर्ट में खड़ा है। अब यदि यही कंडीशन रहेगा तो फिर जिसके साथ में पीड़िता है वो जाए तो जाए कहाँ मदद मांगने के लिए? सर जब मैं अपना सारा शिकायत बताई थी पुलिस को, तो इन्होंने मेरा मेडिकल टेस्ट तो करवाए हैं, लेकिन जिसमें मेरा गर्भपात हुआ है वो सारे इन लोग कोई टेस्ट नहीं करवाए हैं। और मैंने अपना सारा एक एक चीज़ बताया था कि मेरे साथ में ये सारी घटना की गई है, मेरे को दवाई खिला के इन लोगों ने जबरन मेरा गर्भपात करवाया है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी, जब मैं अपना सारा शिकायत लेके गई हूँ पुलिस वालों को, तो इनको ये सारा मेडिकल टेस्ट मेरा करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किए उन लोगों समय पे? क्यों FIR में ये सब का नहीं लिखे हैं कि इनका गर्भपात हुआ है करके? क्यों सिर्फ रेप केस का इन लोगों बनाए हैं? विवेचना इसका सरोज वर्मा ने किया है, सही से बिल्कुल उन्होंने विवेचना नहीं किया है सर।
वो जब भी मैं उनको फ़ोन करती थी कि क्या हुआ इसका, कुछ भी पूछने के लिए केस के मामले में, तो मुझे नहीं पता, वो तुम वो प्रतिमा मैडम को कॉल करके पूछो, ऐसा बोलती थी। मेरे को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा बोलती थी। जब वो विवेचक खुद है तो क्यों ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है? पता नहीं उनको क्यों इतना जानकारी नहीं था कि वो अभी सीख रही थी, ऐसा कुछ सुनने में आया था। उन्होंने कुछ बता रही थी वो। जब हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल सीनियर कांस्टेबल होती है, तो वो इस तरह की सीखने वाली बातें कहाँ तक सही लगता है आपको? मेरे को ये सरासर गलत लगता है सर। ऐसा लग रहा है कि इन लोग FIR किए हैं या मजाक किए हैं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आरोपी को बचाने में पुलिस लगी? लग तो ऐसे ही रहे, क्योंकि यदि 376 का भी उसके ऊपर पे केस डाले हैं तो 20 दिन में कैसे जमानत उसको मिल गया। और उसको जमानत मिलने के बाद में खुलेआम घूमते हुए मेरे रिश्तेदार को कॉल करके बोल रहा है कि उसको बोलो कि केस वापस ले, नहीं तो उल्टा वो पीड़िता के ऊपर में मानहानि करने का दावा डाल रहा है। बताइए, तो ये कहाँ तक का सही है? ये सारी शिकायत तो मैं मैडम को भी बोली जाके कि वो ऐसा बोल रहा है, फिर कार्यवाही उसके ऊपर क्यों नहीं की है वापस? मैं उनको बताई भी कि फ़ोन करके मेरे रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि को बोल दो केस वापस ले, फिर क्यों उसने कॉल करके उनको कुछ नहीं बोला कि क्यों तुम ऐसा बोल रहे हो? व्हाट्सअप चैटिंग है, जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सोनोग्राफी आपका हुआ था, और ये एक पैसे लेन देन की बात, और जो व्हाट्सअप चैटिंग में ऑडियो क्लिप, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? क्या पुलिस इसको अपने जांच में लिए या नहीं लिए? सर, ये सारा जो मैसेज है उनका मेरा सोनोग्राफी का रिपोर्ट है, और जिसमें उन्हें साफ साफ बोला है कि दामिनी के परिचित का डॉक्टर है, तुम हमारे साथ ही अबॉर्शन के लिए जाना, ये साफ उन्होंने धमकी दिया था। ये सारा डॉक्यूमेंट जब मैं निकाल के पुलिस को देने के लिए गई थी मैडम को, तो उन्होंने बोला कि इसको चालान के साथ में नहीं पेश करेंगे, डायरेक्ट तुम न्यायालय में ले जाके दिखा देना। मेरा ये कहना है कि वो चालान के साथ में सारा मेरा जो भी सबूत है, डॉक्यूमेंट है, उसको क्यों पेश नहीं किया गया? वो चालान उसका जब पेश हो रहा था, मैं उसी समय ये डॉक्यूमेंट को लेके गई हूँ, और अभी तक उसका चालान यदि नहीं पेश हुआ है, तो जब मैं उनको दिखा रही हूँ ये सारा मैसेज ले के उनके साथ में अटैच कर दो चालान के साथ में, तो उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि न्यायालय में ले जाके तुम ये सबको दिखा देना। इसी का तो एक हवाला तो नहीं मिल गया उसको, ढील तो नहीं मिल गई कि वो जो आपका चैटिंग है और जो व्हाट्सअप जो ऑडियो क्लिप है वो प्रस्तुत नहीं हो पाई, इसलिए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो आरोपियों को संरक्षण मिल गया? संरक्षण मिल गया, मेरे को भी लग रहा है सर कि उसी कारण ही वो छूट गया है, क्योंकि इन लोगों ने जो भी मैं डॉक्यूमेंट अपना दिखाई थी उसको चालान के साथ में उसका दिखाया नहीं है, नहीं कुछ भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। ये जो केस हुआ है आपका, उस मामले में जब जमानत आरोपी को मिला, तब क्या इस बारे में आपको कोई अवगत कराया गया? आपके वकील कौन है, इस बारे में कुछ अवगत है आप? नहीं, जब जमानत के लिए अर्जी डाला गया है सर, तब भी मुझे नहीं बताया गया है, और जब डायरी पेश हुए तब भी मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इसका जमानत में इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं बताया गया है मुझे। और यहाँ तक कि मैं जो सरकारी वकील है, मैंने ये यहाँ तक भी कांटेक्ट किया कि कौन है मुझे बताया जाए, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है मेरे को इस केस में, इसीलिए ही उनको जमानत मिल गई है। जब पुलिस वाले लोग ने डायरी भेजा है तो मुझे, जब मैं पूछा है कि जब भी वो ज़मानत के लिए अर्जी डालेगा मुझे खबर करिएगा करके, इन्होंने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया? इसमें पुलिस की भूमिका भी मिली हुई नज़र आ रही है सर आरोपी के साथ में। क्या आप चाहेंगे कि इसको पुनरीक्षण के लिए आप वापस से इस केस को अपील आप करेंगे? जी सर, मैं चाहूँगी। हिमांशु सागर ने जो मेरे साथ में शोषण किया है, उसकी माँ किरण बाला सागर दामिनी राव है, उन लोगों ने जो मेरा गर्भपात करवाया तीनों मिलकर, उनके ऊपर फिर से जांच होनी चाहिए और फिर कार्यवाही उनके ऊपर होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पीड़िता की आप बीती कहानी, जो एक पास्टर जो धर्म के आड़ में, जो चर्च के आड़ में उनका शारीरिक मानसिक रूप से उनका शोषण करते रहा, उनके साथ अवैध संबंध बनाते रहे, और कई समय तक इनके साथ कई बार अवैध संबंध बनाए। इस योजना में कई लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित के बयान के आधार पे जो आरोपी है, उनकी माँ चर्च जहाँ लगता था दामिनी, उनके द्वारा भी इस तरह के उनके श्राय दिया गया है, और इसमें कई ऐसे जो परत है वो अभी तक इसमें निकल के आ रही है, और इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जानी चाहिए, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब इसमें देखना यह होगा कि पुलिस की अब कार्रवाई जो है आगे किस ओर रुख लेती है, क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा या नहीं। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24 रायपुर। कि उनके ऊपर ज़बरदस्ती गर्भपात कराने और पैसा उगाही करने, चाकू के नोक पे दवाई खिलाने का आरोप जो पास्टर के ऊपर भी लगाया गया है, पास्टर हिमांशु सागर और दामिनी राव, उसको लेकर के अभी पुलिस क्या कार्रवाई इसमें करेगी? आवेदन ऐसा प्राप्त हुआ है, किंतु जब अपराध की कायमी की गई थी
तो आवेदिका ने ऐसा कोई भी पक्ष नहीं बताया था और जो चीज़ें बताई गई थी प्रथम सूचना पत्र में उसकी पूरी विवेचना कार्यवाही की गई है और माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया गया है। और जो पीड़िता है उन्होंने एसपी कार्यालय में भी शिकायत कल की है, ऐसी जानकारी। पीड़िता को इस संबंध में उचित वैधानिक कार्रवाई करने के लिए राय दी गई है। माननीय न्यायालय के समक्ष वो परिवाद भी प्रस्तुत कर सकती है।